हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? चलिए, और बताओ क्या हाल चाल है सबके। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, ये बताओ। क्लास 11 वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा सही तरीके से? सही तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, ये बताओ। सबने पढ़ लिया? सर क्लास का टाइम यही रहेगा, चाहे आज और कल तो यही रहेगा ना। बाकी देखते हैं मंडे को, फिर आपके पास शेड्यूल आ जाएगा कितने बजे क्लास होगी, ठीक है। चलिए, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पीछे कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, और अन्यथा जो है चलिए, अन्यथा जो है हम शुरू करते हैं। हाँ, वर्ल्ड स्टार्ट करो प्लीज। करेंगे भाई, करेंगे, सारा ही पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे चल रहा है उस तरीके से चलने दो। अपने मंडेज के बाद में एक क्लास और ऐड कर लेंगे ना। मेरा एक एमपीपीएससी मेंस में चल रही है क्लास, तो एमपीपीएससी मेंस हो जाएगा कंप्लीट एक वीक में, और एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स का भी काफ़ी सारा हो जाएगा। उसके बाद में मैं फिर स्टार्ट कर लूँगा, आप जो कहेंगे वहीं से, ठीक है ना। चलिए, क्लास अच्छा 9 में तो समकालीन भारत के नाम से आती है, और क्लास 11 में इंडियन ज्योग्राफी भारत भौतिक पर्यावरण। तो भारत भौतिक पर्यावरण वाली किताब लेनी है। हाँ, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आती है ना। तो वो जो है उसको नहीं पढ़ना है अभी, उसको बाद में शुरू करेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी आपने शुरू करवाई थी कह करके कि साहब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें पहले। तो मैंने इंडियन शुरू करी थी, आप कहते साहब वर्ल्ड से स्टार्ट कर, तो अपने फिर फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते। कोई दिक्कत नहीं है अपने को उस चीज़ में ना। जहाँ से कहोगे वहीं से शुरू कर देंगे। अब इंडिया ही पहले पढ़ लेते हैं, फिर वर्ल्ड बाद में देखें, ठीक है। और हो सकता है तो अपने एक एडिशनल क्लास और ऐड करेंगे, जिसमें हम क्लास 6 से शुरू कर लेंगे एक तरफ से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि एक डेढ़ महीना, डेढ़ दो 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 एक महीने में इसको कंप्लीट करवा दें ना। मतलब मार्च और मिड अप्रैल तक इसको कंप्लीट करवा दें, अपनी ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, तो आप सभी लोग जो है सेकंड चैप्टर को अपना लिखना शुरू कर दो ना। तो सेकंड चैप्टर है, इसको आप लिख दो। जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। चैप्टर अगला है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। भू आकृतिक प्रदेश, भूगर्भिक संरचना को लेकर के एक रिकॉर्डेड क्लास में आपको दूंगा, तो उसको आप पढ़ना, ठीक है ना। तो उसको आप रीड आउट करना। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जो है, या फिजिकल रीजन्स आप लिखो इसको ना, अथवा अथवा भौतिक प्रदेश, है ना। भारत भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, ये लिखो आप। और इन भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, पहले मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, और फिर जो है आपको चैप्टर रीड करवा देंगे, ठीक है, चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसको आप लिख लो, इसमें अपने लिखना फिर शुरू करेंगे, ठीक है। इसको लिखना शुरू करें, ठीक है। ये है, चलिए ब्लैक बोर्ड ले लेंगे ब्लैक बोर्ड। चलो, ये लिख लिया सबने। अब हम दोस्तों अगर बात करें, तो संपूर्ण भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो संपूर्ण भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। तो संपूर्ण भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप लिखो, संपूर्ण भारत को, संपूर्ण भारत को, भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। 6 भू आकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ेंगे बाद में, पहले अपने ओवरऑल टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, फिर लास्ट में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में किस तरीके से चीज़ों को लिखा है ना, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो आप लिखोगे ऑल इंडिया, ऑल इंडिया इज डिवाइडेड इन 6 फिजिकल रीजन्स, फिजिकल फिजिकल रीजन्स, 6 फिजिकल, ऑल इंडिया इज डिवाइडेड इन 6 फिजिकल रीजन्स। ये 6 भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं?
तो एक बार सुनिए ध्यान से। है भूआकृतिक प्रदेशों की जब बात करेगा तो सबसे पहला है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश सबसे पहला है। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश सबसे पहला है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन। माउंटेन रीजन। माउंटेनियस रीजन, ये तो पहला है। ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं तो सेकंड बात करते हैं तो दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान नोट डाउन कर लेंगे इसको कॉपी के अंदर। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन बोलते हैं। तीसरा जो है, तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरे की बात करते हैं तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत है। पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया है। चौथे की अगर बात करें हम, चौथा, तो चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश। कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान या मैदानी प्रदेश कोस्टल प्लेन रीजन है। कोस्टल प्लेन रीजन है। कोस्टल प्लेन रीजन है। कोस्टल प्लेन रीजन है। पांचवा है और ये है थार मरुस्थल। थार डेजर्ट है। थार मरुस्थल है। थार डेजर्ट है। राइट। थार डेजर्ट है। कोई कमेंट तो नहीं करना है ना? कमेंट नहीं आनी चाहिए किसी के भी, है ना? तुम्हें स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ाते हैं ना ऐसे धमका धमका करके कि चुपचाप पढ़ लो, आगे देखो, लिखो, होमवर्क करना है ना? ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, ये जो है इस तरीके से 6 भागों में बांटो। हाँ, वैसे ही पढ़ेंगे अपने ना। पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इनफ है क्या ये क्लास? सर बोलिए ना प्लीज। तो यूपीएससी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट क्लास रहेगी। सफिशिएंट क्लास रहेगी। आप करंट अफेयर्स को जरूर इसके साथ में ऐड कर देना, है ना? आप करंट अफेयर्स को ना इसके साथ में ऐड कर देना। बाकी काफ़ी रहेगी, है ना? काफ़ी रहेगी। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाओगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको उसमें और ऐड ऑन हो जाएंगी, कुछ कुछ। ठीक है। लेकिन बेस बहुत अच्छा शानदार हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, पढ़ा दिया है पीछे। पूछो पूछो अगर पूछना है तो। सर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर होता है जबकि दोनों जगह समय समान होता है। अभी चलेगी, ग्लोब के ऊपर हम पढ़ेंगे और ग्लोब के ऊपर हम अक्षांश और देशांतरों को जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये वापिस आएगा कॉन्सेप्ट, तो आपको बता देंगे। ठीक है ना? हर देश की एक मानक समय रेखा होती है और संपूर्ण विश्व की एक मानक समय रेखा है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन 0 डिग्री है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में हुई थी जिस समय इसका डिटर्मिनेशन हुआ था। और उसके बाद जो है आप देखोगे तो संपूर्ण पृथ्वी 360 डिग्री है। 24 घंटे होते हैं, डिवाइड किया जाता है, 7.5 के अंतराल आता है। 7.5 के अंतराल पर मानक समय का निर्धारण करते हैं। और भारत के 7.5 के मल्टीपल में भारत के बीचों बीच जो जाती है वो 82.5 डिग्री है ना? तो जो है कुल मिला करके मैं वो सब चीज़ें होंगी। अब तुम लोग बीच में ना ये यहाँ पर मत पूछो, जब टॉपिक आएगा तो अपने वैसे ही करवा देंगे। ठीक है। चलो, ये लिख लिया सबने। अब एक डायग्राम में हम इन भौतिक प्रदेशों को दर्शा देते हैं, कौन कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर आएगा, किस तरीके से है। तो थोड़ा सा एक बार 2 मिनट आप एक बार देखो, डायग्राम बना लेते हैं। और यूपीएससी वाले बच्चे सीख भी लेंगे ना, डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सिविल सेवा वाले जो स्टूडेंट हैं
वो प्रैक्टिस ज़रूर कर लें अपने मानचित्रों को बनाने की, है ना। उनके मेंस वगैरह में काफ़ी काम आएगी ये चीज़। ठीक है। ये देखो भारत का हमारा मानचित्र है, और इस भारत के मैप के अंदर आप जब देखोगे तो इस भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप पाओगे सबसे पहले ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, ये आपका 1 नंबर भौतिक प्रदेश है। और ये 1 नंबर पे कौन आएगा, और 1 नंबर पे ये जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखेगा, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र, ये सबसे पहला है आपका उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये भी आ गए, सिक्किम भी आ गए इसमें ना। तो सबसे पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, 1 नंबर हो गया। यहाँ पर आप आओगे जब, यहाँ पर ये अरावली तक का जो क्षेत्र है इस तरफ, ये जो क्षेत्र आएगा, इसकी अगर बात करोगे ना, तो इसकी अगर बात करोगे तो ये जो है आपका, ये वाला जो प्रदेश है, ये जो है, ये है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो आएगा ना, इसकी अगर बात करोगे तो ये तीसरा 3 नंबर भौतिक प्रदेश आएगा। और 3 नंबर अगर कहें तो ये प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया है। 3 नंबर हो गया ये, 3 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पर आओ, और यहाँ आओगे तो ये जो है इधर पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, भाई पूर्वी राजस्थान का भी हिस्सा इधर आता है ना, पूर्वी राजस्थान से लेकर के, और ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और असम तक का जो क्षेत्र आपका आता है, ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है। और इस दूसरे भौतिक प्रदेश का जो नाम है, इसका नाम है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान है ये, दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरी अगर बात करते हैं तो तीसरा जो ये भौतिक प्रदेश है, ये इस तरीके से ना, ये वाला, ये वाला भौतिक प्रदेश जो है ना, ये वाला, ये अगर बात करेंगे ना, ये वाला, तो ये तीसरे के बाद चौथा, ये कोस्टल प्लेन है, चौथा तटीय मैदान है। पांचवी अगर बात करोगे आप, तो पांचवी ये जो है ना, ये आपका था द्वीप समूह अंडमान निकोबार। और इस तरफ जब आप आते हैं तो ये आता है कौन सा, लक्षद्वीप। तो ये 6 नंबर वाला था, और ये 6 नंबर में आपका आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और ये छठा है आपका, जिसका नाम है द्वीप समूह। इसमें 2 आ गए, एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हो गया, ये 2 हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। और ये इस तरफ, ये जो है, इसमें गुजरात का कुछ हिस्सा है, हरियाणा, पंजाब है, और राजस्थान तो है ही मुख्य रूप से। ये 5 नंबर आपका है। और इस 5 नंबर का जो नाम है, इसका नाम है कौन सा, इसका नाम आएगा कौन सा भाई, तो इसका नाम आ जाएगा, ये हो गया आपका थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये कुल मिला करके आपका इतना, ये सारे हैं। एक बार जल्दी से अपने नोट्स में इसको बना लो, जल्दी स्पीड से बनाओ, एक बार जल्दी स्पीड से बनाओ, जल्दी बनाओ स्पीड से। 3 नंबर में क्या लिखा है, 3 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, ये लिख रखा है 3 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत लिखा हुआ है। भाई गर्मी बहुत है यार, एसी ठीक करवाओ।
चल रहा है काम? गेट खोल दो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगे। सबने लिखा? मैप बनाना सिखाया थोड़ी जाता है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करोगे। हाँ, ये चैप्टर नंबर 2 है ना, एक बार सुन लो, आप ध्यान दे लो। एनसीईआरटी क्लास 9 है ना, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर, ये आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 एक तो आपका है, सॉरी, एनसीईआरटी क्लास 9 था ना, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 11th, और इसका भी चैप्टर नंबर 2 ये आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार अपने क्या करेंगे, मैं अपने स्तर से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं अपने स्तर से पढ़ाऊंगा, और फिर आप ना, आपको मैं रीड करवाऊंगा कि एनसीईआरटी 9 में क्या लिखा है, 11 में क्या लिखा हुआ है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो पहले तो दोनों की चीज़ों को एक साथ अपने कंपाइल कर लेंगे, है ना, अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, और फिर आपको रीड करवा देंगे। जैसे पहले चैप्टर में हमने क्या किया, उसी तरीके से इस सेकंड चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है। तो पहला भौतिक प्रदेश आपका हिमालय है, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, और इसको पहले पढ़ेंगे और फिर इसको एनसीईआरटी में रीड करेंगे, इस तरीके से अपने चलते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अपना रहेगा, प्रक्रिया ऐसे चलेगी अपनी पढ़ने की, ठीक है। तो चलो अब इसमें चलते हैं भाई, और इसमें सबसे पहले हम भौतिक प्रदेश, सबसे पहला है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, इस पर आते हैं। तो पहला जो चैप्टर, पहला जो आपका पार्ट है इसका, ये 1 नंबर आप लिखो, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। अब केवल एक भाषा लिख रहा हूँ, इंग्लिश में एक बार लिख दिया है, तो अब दोबारा नहीं लिखूंगा इसको, अंग्रेजी वाले अपने हिसाब से लिख लेंगे इसको, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, ठीक है। चलो इसमें ना एक भाषा के रूप में कुछ लिखते हैं, और इसमें भाषा के रूप में कुछ लिखो, और इसमें आप लिख लो, एक लाइन इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिखो आप इसमें, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप अत्यधिक विविधतापूर्ण है, अत्यधिक विविधतापूर्ण है, अत्यधिक विविधतापूर्ण है, अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिसकी, जिसकी उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, सीमा पर, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय, हिमालय पर्वत, पर्वत विस्तृत है, हिमालय पर्वत विस्तृत है, जो कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से, जो कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक अस्थिर, अनस्टेबल, अस्थिर
अस्थिर भूखंड है, अस्थिर भूखंड है, स्थिर अस्थिर भूखंड है, अस्थिर भूखंड है ना। इंडिया हैज, इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स, डाइवर्स, इंडियाज फिजिकल, इंडियाज फिजिकल, चलो इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स फिजिकल लैंड, ये फिजिकल रीजन, इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन, 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 ठीक है। डाइवर्स फिजिकल रीजन, भारत एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, विविधतापूर्ण है ना। फिर कहोगे इंडियाज, इंडियाज नॉर्थ एंड, नो इंडियाज, इंडियाज नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री, बाउंड्री is created by, created by Himalaya, Himalaya mountain, Himalaya mountain, which is, which is, which is a unstable physical part, physical part, a physical region, physical region, physical region ना, physical region। तो ये एक अनस्टेबल फिजिकल पार्ट है, ये अनस्टेबल फिजिकल रीजन है जो कि हमारी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। एक तो आप ये लिख लो। अब देखो इसको अगर हम देखते हैं, हिमालय को देखते हैं, तो सर ये हिमालय भारत की उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर फैला हुआ है, सॉरी उत्तरी पूर्वी पर है, ये उत्तरी हो गई, ये उत्तरी पूर्वी हो गई। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये हिस्सा किसका है, ये पार्ट किसका है और ये बना कैसे, तो इसका ओरिजिन सबसे पहले पढ़ते हैं और उसको देखते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा देखो, इसमें ओरिजिन ऑफ हिमालय, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। और इस पर बात अगर करें ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय, ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति अगर देखोगे तो दो तरीके के सिद्धांत इसमें आते हैं। एक सिद्धांत आता है और ये आता है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत है एक, भूसन्नति सिद्धांत। और ये जो भूसन्नति सिद्धांत है ना, ये प्रस्तुत किया कोबर द्वारा, कोबर द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, कोबर द्वारा प्रस्तुत। तो जियो सिंक्लाइन थ्योरी, सिंक्लाइन थ्योरी, जियो सिंक्लाइन थ्योरी, और ये प्रपाउंड किसने की है, या प्रेजेंट किसने की है, प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय कोबर, प्रेजेंटेड बाय कोबर। और दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरी, तो दूसरी अगर बात करोगे तो दूसरी कौन सी है, तो दूसरा है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक थ्योरी। और ये प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी ना, ये दी प्रिंसटन विश्वविद्यालय के तीन थे विद्वान जिनका नाम था प्रोफेसर, एक तो था मैकेंजी, 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 एक थे जिनका नाम था हैरी हैस, हैरी हैस, और एक थे मॉर्गन, एक थे मॉर्गन। इन तीन लोगों ने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत दिया और हिमालय की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है ना, सबसे मान्य सिद्धांत है
सबसे मान्य सिद्धांत। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा मान्यता है, मानते हैं कि भाई यही सिद्धांत सही है, टेक्टोनिक थ्योरी ही सही है ना, कि दो प्लेटों की टक्कर से हिमालय का निर्माण हो, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो एक काम करो आप सब, ये तो आपने लिख लिया होगा है ना, भारत का भौतिक स्वरूप अत्यधिक विविधतापूर्ण है ना, तो इंडिया इज वेरी डाइवर्स फिजिकल रीजन। और फिर कह रहे हो कि जिसकी उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है ना, तो इंडिया की जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन क्रिएट करता है, हिमालय करता है। हिमालय उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर फैला हुआ है, क्योंकि भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक अस्थिर पार्ट, एक अनस्टेबल फिजिकल रीजन है। अनस्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों नहीं है, तो अनस्टेबल हमने इसलिए कहा, अस्थिर हमने इसलिए कहा क्योंकि लगातार हिमालय के अंदर भूकंप आते रहते हैं, भूकंप आते हैं हिमालय के अंदर, तो कहीं ना कहीं भूकंप हमें दिखाते हैं कि प्लेटें अभी भी टकरा रही हैं, अभी हिमालय स्थिर नहीं हुआ है। दूसरा, हिमालय की ऊंचाई का बढ़ना है ना, तो अध्ययन जो है, स्टडीज कहती हैं कि हिमालय की ऊंचाई जो है 0.86 मीटर और बढ़ गई है ना, तो इतनी ऊंचाई अगर मान लो बढ़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हिमालय स्टेबल नहीं है, स्टेबल होता तो ऊंचाई नहीं बढ़ती है ना। जो कि देखो एक बात समझो कि दो तरीके के बल काम करते हैं ना, दो फोर्स काम करते हैं, और दो बल जैसे काम करते हैं, कोई फोर्स है, और फोर्स की अगर बात करेंगे तो मान लो दो बल हैं, एक तो एक्सोजेनिक है और एक कौन सा है, इंडोजेनिक फोर्स है। तो जो आंतरिक बल है या अंतर्जात जो बल है, अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल है, और एक कौन सा है, बहिर्जात बल है। तो देखोगे आप कि धरातल के ऊपर दो प्रकार के बल काम करते हैं, और सरफेस पर दो, एक अंदर की तरफ से काम करता है, एक बाहर की तरफ से काम करता है। तो अंदर की तरफ से बल जो काम करते हैं, जैसे भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी है, तो जब आंतरिक बल कार्य करते हैं तो पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। मान लो कि आंतरिक बल काम किया, कुछ इस तरीके के बल काम कर रहे हैं कि दो प्लेटें टकराई और दो प्लेटों के बीच टक्कर के कारण निर्माण हुआ, कि हिमालय का निर्माण हो गया। एक सिंपल, एक साधारण बात करी हमने, तो साहब ये आंतरिक बल लगा, और इस आंतरिक या अंतर्जात या एंडोजेनेसिस फोर्स की वजह से और क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, किसी पर्वत का निर्माण हुआ, कोई भी फोल्ड माउंटेन बना। फिर अगर देखोगे तो जैसे ही पर्वत का निर्माण शुरू हुआ, तो पर्वत के फॉर्मेशन या माउंटेन फॉर्मेशन के साथ में ही क्या होगा, माउंटेन फॉर्मेशन के साथ में ही क्या होगा, तो माउंटेन फॉर्मेशन जैसे ही आपका शुरू हुआ, तो पर्वत का जब निर्माण शुरू हो गया, तो बहिर्जात जो बल है ना, बहिर्जात बल, और बहिर्जात बलों के अंदर आप क्या आती है, विंड आती है। बहिर्जात बलों में कौन आती है, विंड आती है ना। बहिर्जात बलों में फ्लोइंग बलों के अंदर रिवर्स यानी कि फ्लोइंग वाटर आता है, जैसे ओशियन ओशियन वेव्स आती हैं, सागरी तरंगे आती है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या होंगी, जैसे जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आती है, ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं है ना। तो ये सब क्या है, बहिर्जात शक्तियां हैं। तो जैसे ही पर्वत आपका बना, तो पर्वत के ऊपर पवनों ने भी कटाव शुरू कर दिया है ना। फिर दूसरा जो है, पवनों ने कटाव शुरू कर दिया, हिमानियों ने कटाव शुरू कर दिया, नदी ने कटाव शुरू कर दिया, सागर की लहरों ने कटाव शुरू कर दिया। तो जैसे ही पर्वत का निर्माण शुरू हुआ, तो विभिन्न जो बहिर्जात कारक है, बहिर्जात बल हैं, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, इरोजनिंग करना शुरू कर देते हैं। इरोजनिंग शुरू हो जाती है, तो एक अंतर्जात क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, बहिर्जात बल क्या कर रहा है, उन स्थलाकृतियों का विनाश करने लग रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो लगातार एक तरफ निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जब तक अंतर्जात बल अधिक कार्यरत होंगे, तो अगर ये ज्यादा प्रबल होंगे, तो लगातार उस स्थलाकृति का, टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। जब ये कम हो जाते हैं और ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो ये बल जब कमजोर पड़ जाते हैं इसकी तुलना में, तो उस स्थलाकृति का लगातार क्या हो जाता है, लगातार विनाश शुरू हो जाता है, कटाव शुरू हो जाता है, इरोजनिंग शुरू हो जाती है ना। और एक समय के बाद में धीरे धीरे वो स्थलाकृति जो है वो समतल के रूप में तब्दील हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन हिमालय के साथ में क्या है कि हिमालय अभी नवीन वलित पर्वत है, अस्थिर है, क्योंकि लगातार इसका निर्माण होता जा रहा है ना। तो आंतरिक बल अभी अधिक सक्रिय है, प्लेटें लगातार टकरा रही हैं, हिमालय बनता जा रहा है, प्लेटें टकरा रही हैं, हिमालय बनता जा रहा है ना। और कौन कौन सी दो प्लेट टकराती है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार आप जो है सिर्फ इतना कर लो, एक बार इन दोनों को आप लिख लो, फिर मैं कोबर को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक प्लेट टेक्टोनिक को फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जब क्लास 11-12 के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो 11वीं क्लास के अंदर फिजिकल जो वो है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें प्लेट विवर्तनिकी को, कोबर को डिटेल से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर मैं हिमालय के संदर्भ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए।
हाँ, ये जो बल है, ये बल है, इनको वहीं पर पढ़ेंगे, क्लास 11 के अंदर इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। ये हो गया सबका। अब सुनो, एक विद्वान थे कोबर, और ये जो कोबर थे, ये कोबर जो है, इन्होंने कहा कि जो वलित पर्वत है, उन वलित पर्वतों का निर्माण भूसंतरीय क्षेत्रों में हुआ है ना। तो कोबर के अनुसार, कोबर एक विद्वान है, कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार, कोबर के अनुसार वलित पर्वतों का निर्माण किसमें हुआ है? अकॉर्डिंग टू कोबर, अकॉर्डिंग टू कोबर, अकॉर्डिंग टू कोबर, फोल्डेड माउंटेन्स आर, कोबर के अनुसार वलित पर्वतों का जो निर्माण है, वलित पर्वतों का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण भूसंततियों में, निर्माण भूसंततियों में हुआ है, भूसंततियों में हुआ है, भूसंततियों में हुआ है, सनतियों में हुआ है, ठीक है ना, भूसंततियों में हुआ है, राइट। तो आप कहोगे फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स आर, माउंटेन्स आर, माउंटेन्स आर formed in geosynclines, जियोसिंक्लाइंस में इनका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे वलित पर्वतों का निर्माण किस में हुआ है? भूसंततियों में हुआ है, भूसंततियों में। अब ये भूसंतति होती क्या है ना, तो ये भूसंतति क्या होती है, इस पर आओ। तो ये जो है उथले सागर होते हैं, उथले सागर होते हैं, जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दलदली सागर कह सकते हो, शैलो वाटर बॉडी होते हैं, वाटर होते हैं, शैलो वाटर, बहुत ज़्यादा गहरे सागर नहीं होते, उथले सागर होते हैं। जैसे आपको मैं अगर सरल उदाहरण से बताऊं, तो सरल उदाहरण से बताऊं तो एक बात को ऐसे समझो, सर पहले फिजिकल ज्योग्राफी ना, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि पहले 11 की फिजिकल पढ़ाएंगे तो ये बेटर समझ में आएगा, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पढ़ लेंगे, जब वहाँ पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद लिंक कर लोगे, बहुत इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहो उस चीज़ के लिए, है ना। अगर मुझे ऐसा लगता कि यार नहीं दिक्कत होगी तो मैं पहले वही पढ़ाता, क्यों ही पढ़ाता, लेकिन मुझे पता है कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा आराम से, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता ना करें उस चीज़ की, ठीक है। देखो, अगर हम उथले सागर की बात करें तो उथले सागर का मतलब हो गया ऐसे सागर जिनमें जल की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, नीचे जो है दलदली क्षेत्र होता है, बहुत सारा अवसाद नीचे जमा होता है, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया? भूसंतति शब्द काम में लिया, भूसंतति शब्द काम में लिया। और एक प्राचीन समय में, एक पुराने समय में एक भूसंतति हुआ करती थी, और इस भूसंतति का नाम था टेथिस भूसंतति। एक सागर उन्होंने बताया टेथिस सागर, है ना, टेथिस सागर के रूप में ना, टेथिस सागर, ये एक भूसंतति थी। देखो कोबर क्या कहते हैं, कोबर कहते हैं कि देखो ऐसा होता है साहब कि ये कोई, मान लो कोई क्षेत्र है, ये कोई ऐसा क्षेत्र है कोई, और इस क्षेत्र के अंदर, ये लो जी, ये कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आप देखोगे कि यहाँ पर जल का क्या है, यहाँ पर क्या है, जल का जमाव है, यहाँ पर जल का जमाव है, ठीक है, यहाँ पर जल का जमाव है, ठीक है ना, यहाँ पर जल का जमाव है, ठीक है। और नदियाँ जो हैं, नदियाँ यहाँ से बह करके आएंगी, है ना, है ना। मैं बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे मानचित्र नहीं बनाता हूँ, है भाई, मैं बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कलरफुल मानचित्र नहीं बनाता हूँ, और मैं बहुत 3D बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये डायग्राम्स तुम्हें एग्जाम में बनाने हैं। अब मैं तो यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग तरीके से बहुत सारे रंग भर के बना दूंगा, लेकिन कभी भी नोटिस करना, मैं 2D डायग्राम बनाता हूँ, और ऐसे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में बनाते समय सोचना नहीं पड़े, ठीक है। तो नदियाँ इधर से आएंगी, इस स्थल मान लो चारों तरफ से आ रही है ना, और नदियाँ आकर के इस भूसंतति में गिरेंगी, और नदियाँ जब इधर से बहकर आएंगी तो नदियाँ अपने साथ अवसाद को बहाकर लाती हैं, और अवसाद को बहाकर लाकर इन भूसंततियों में, उथले सागरों में क्या कर देती है? जमा कर देती है। नदियाँ उथले सागरों के अंदर अपने साथ लाए गए अवसादों क्या करेंगे? जमाव। और नदियाँ जब इनका जमाव करेंगी, नदियाँ इस प्रकार जब जमाव करेंगी, तो नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद का जमाव करेंगी। तो आप एक चीज़ बताओ, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि बताओ इस भूसंतति की तली के ऊपर भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब इधर अवसादों का जमाव होगा भूसंतति के अंदर, और भूसंतति में अवसादों का जब जमा होगा, जब इसमें भार बढ़ेगा,
अगर मान लो अपनी हथेली है ना, मगर ये अपनी हथेली है, क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज में लगे पड़े हैं ये, देखा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं है ना, अब तुमसे ना सुनी सुनाई बातें उस पर वो मत आओ, अब चुपचाप ना इस पर ध्यान दो। मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत पुराना मास्टर हूँ, है ना। मैं पहले स्कूल में पढ़ाता था, अपने कॉलेज समय से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब लगभग लगभग मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। और मैं छोटे बच्चों को है ना 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ा चुका हूँ। और मुझे पता है कि एक बच्चे की क्या जिज्ञासा होती है कि नहीं। और मैं बीएड ट्रेन टीचर हूँ है ना। तो मैं बीएड क्या हो टीचर हूँ, तो मुझे तुम्हारे भावों को पता है, तुम क्या भाव से रखते हो, and तुम कहाँ जाके फंसोगे, and तुम ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारी समझता हूँ, है कि नहीं। तो मैं तुम्हारे भावों को समझता हूँ कि आप कैसे सोचते होंगे, है ना। आप कैसे चाहते हैं कि सब ऐसे पढ़ाया जाए, है कि नहीं। तो अपने अम्ब्रेला टीचर नहीं, सीधे लॉन्च नहीं हुए ऐसे आकर के, तो बहुत आधार से उठे हुए टीचर हैं। तो मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ऊपर उठाना है धीरे धीरे, है ना। तो जो है, ये भांग पी के आते हैं, गंजेड़ी हैं ये, है ना। इन गंजेड़ी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बंद कर दो, ब्लॉक कर दो जो भी अब की बार बकवास करता है ना। तो इसको ब्लॉक कर दो जो फालतू बकवास करे। तो मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से आपको उठा के ले जाऊंगा, राइज करवाऊंगा मैं अपने आप। और मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी एक बात कही थी, मैं तुम्हें फिर एक बात कह रहा हूँ कि आप आज जजमेंट नहीं करेंगे, जब हम क्लास एंड करेंगे तब आप कहेंगे कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया एनसीईआरटी में, इस मास्टर से हमने जो है ना ज्योग्राफी पढ़ लिया, है ना। तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी क्लास, है ना। ये बड़ी आपके लिए फ़ायदे वाली क्लासें होंगी, बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है कि नहीं। चलो इधर देखो, तो क्या हो रहा है लगातार, कि मान लो कि ये हथेली है, और इस हथेली के अंदर अपन मान लो कि इधर से बीच में, इसमें अगर भार बढ़ाएं तो एक बड़ा सीधा सा एक सिंपल सा सिस्टम आपको दिखेगा कि जब यहाँ बीच में आप भार को बढ़ाओगे तो भार बढ़ने के साथ 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 साथ, है ना। हाँ सही बात है, डेयरी मिल्क बटरफ्लाई, तुम्हारे नाम देखो। ये जितने भी अटपटे नाम आते हैं इनको सबको ब्लॉक कर दो, ठीक है। देखो, तो यहाँ जब बीच में आप हाथ ऐसे दबाओगे तो मान लो भार बढ़ रहा है, और भार बढ़ रहा है तो भार बढ़ने के साथ 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 साथ, और ये जो बीच का सेंटर वाला जो पार्ट है, ये सेंटर का जो पार्ट है ना। तो ये सेंटर का जो पार्ट है नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो इस तरफ से देखोगे कि आप, ये जो है ये देखो इस तरफ से ये दोनों भाग ऊपर तरफ उठ रहे हैं। तो अगर मान लो कि आप लगातार यहाँ पर नदियाँ अवसादीकरण करती रहेंगी, तो अवसादीकरण करते रहने से ये भूसनती का नीचे की तरफ क्या होगा, धसाव शुरू हो जाएगा। और भूसनती का जब नीचे की तरफ धसाव होगा, तो भूसनती जब नीचे धसेगी तो दोनों किनारों पर संपीड़न बल लगेगा। दोनों किनारों पर कौन सा बल काम करेगा, तो ये संपीड़न बल काम करेगा, ठीक है ना। और दोनों किनारों पर जब संपीड़न बल काम करेगा तो ये इस तरफ से मोमेंट आपका होगा, और ये इस तरफ से होगा, ठीक है ना। मैं कोबर की थ्योरी को पूरा उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कोबर महोदय का क्या स्टेटमेंट था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इन्हें कैसे समझाने का प्रयास किया। तो ये देखो कि दोनों किनारों पर, इस भूसनती के दोनों किनारों पर संपीड़न बल लगा। क्यों लगा, क्योंकि लगातार इस भूसनती में नदियां अवसादीकरण कर रही थी। अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप भूसनती या जियोसिंक्लाइन की तली नीचे की तरफ धसाव कर रही थी। नीचे धसाव हो रहा था तो दोनों किनारों पर संपीड़न बल उत्पन्न होगा। दोनों में जब संपीड़न बल उत्पन्न होगा तो आप देखोगे कि एक इस तरफ जो है हिमालय का एक हिस्सा बनेगा, और एक इस तरफ बनेगा। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो इन्होंने बताया कि जब देखो ऐसा है कि इस किनारे पर और इस किनारे पर, तो भूसनती के किनारों पर संपीड़न बल का मान ज्यादा था, यहाँ संपीड़न ज्यादा था, यहाँ संपीड़न बल का मान ज्यादा था। तो इस तरफ और इस तरफ तो आपके ऊंचे पर्वत बन गए, और बीच में जो है एक पठार का विकास हो गया, और ये बन गया आपका कौन सा, तो ये बन गया आपका तिब्बत का पठार बन गया। तो ये इन्होंने अपनी बातें तो बिल्कुल सही सिद्ध कर दी, हाँ साहब बिल्कुल ऐसे होता है। तिब्बत पठार बन गया, तिब्बत प्लेटू बन गया। एक तरफ आपका कौन बन गया, एक तरफ कुनलुन बन गया, एक तरफ कुनलुन पर्वत बन गया, कुनलुन माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, कुनलुन पर्वत बन गया। और एक तरफ जो है ये आपका हिमालय की श्रेणियां बन गई, महान हिमालय। महान हिमालय के अलावा और कौन सी बन गई,
आपका महान हिमालय बन गया, मध्य हिमालय बन गया, है ना, ये सब बन गए। तो ये जो है, ये इस तरीके से जो है, ये जो है आपके हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, शिवालिक हो गया, मध्य हो गया, और एक कौन हो गया, महान हो गया। तो ये कहते हैं कौन, कोबर। तो कोबर कहते हैं कि साहब भूसंनतियों में इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ, ये हिमालय का। ये कहते हैं कि दुनिया के समस्त जो है, चलो राधा अंजलि, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो कुल मिलाकर के ना ऐसे हिमालय का इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गया। तो आप ना ये आप एक बार लिख लो, कोबर के अनुसार वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों में हुआ है, ठीक है। वो कौन सी भूसन्नति थी, तो उस भूसन्नति का नाम था टेथिस सागर। भूसन्नतियाँ वास्तव में उथले सागर होते हैं, और इस तरीके से जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये टेथिस भूसन्नति थी, है ना, इसका नाम था टेथिस भूसन्नति। तो ये थी आपकी टेथिस भूसन्नति थी, इसके अंदर जो है निर्माण हो गया, ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया किसका, हिमालय का। टेथिस भूसन्नति थी, ठीक है, इसके अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो एक बार इसको आप बना लो जल्दी से, फिर मैं आपको थोड़ा एक जानकारी दे देता हूँ किसके बारे में, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। पानी है क्या, नहीं है। इसको आप एक बार लिख लो, पहले आपने ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, और फिर इसके बाद में डायग्राम बना लिया होगा। और ज़्यादा इसमें लिखेंगे नहीं, है ना। क्या आलोचनाएं थी वो सब फिर ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो फिर ऑप्शनल में भाई इनकी क्या आलोचनाएं थी, है ना, पहले इसकी भूमिका लिखवाना, फिर इसकी जो है मान्यताएं क्या क्या थी, फिर इसके प्रमाण क्या क्या थे, है ना, और फिर उसकी आलोचना क्या क्या थी। तो जब ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो ऑप्शनल में फिर अपने लिखते हैं ना। लेकिन अब चूंकि अपने को सामान्य स्तर पर इसको समझना है, तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सबका। अब आप लिखो अगला, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, राइट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। देखो अमेरिकी विद्वान या अमेरिका की, अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोफेसर मैकेंजी मॉर्गन, वे मैकेंजी मॉर्गन वे पार्कर द्वारा प्रस्तुत, प्रस्तुत। और इसका जो आधार था, इसका जो आधार था, इसका आधार क्या था, इस आधार पर इसका बेस क्या था, इसका बेस था हैरी हैस के समुद्री नित्तल प्रसरण सिद्धांत। हैरी हैस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आधार पर दिया गया था, हैरी हैस के समुद्री नित्तल प्रसरण सिद्धांत के आधार पर, प्रसरण सिद्धांत के आधार पर इसका जो आधार था, ये किस आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर
स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना, इसके आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था कि निरंतर महासागरों का जो है वो महासागरीय तली का फैलाव हो रहा है ना, तो इस आधार पर ये दिया था। ठीक है, तो ये प्लेट विवर्तन की थ्योरी जो दिया है, ये आपका दो सिद्धांत, एक भूसंहति और एक कौन सा, प्लेट विवर्तन की। मैकेंजी हो गया, अच्छा हैरी एस नहीं भाई, इसको पार्कर करना है, इसको ना पार्कर करना है, हैरी से पार्कर, पार्कर करना है इसको, पार्कर, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। अब इसने जो है क्या क्या बताया इन सिद्धांतों के अंदर, उसको अपन पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में ना। कल इस सिद्धांत में क्या क्या बातें हुई कि साधा इन्होंने जो है तीनों अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर हैं, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, ये अपना सिद्धांत देते हैं किसके आधार पर, तो देखो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के ही इनसे पहले एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हैरी एस, और इन्हीं से या इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर इनका जो सिद्धांत था समुद्री नीतल प्रसरण सिद्धांत, इसके आधार पर प्लेट विवर्तन की थ्योरी दी है ना। और प्लेट विवर्तन की थ्योरी क्या कहती है कि हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे कल, ठीक है ना। हाँ